छोटी सी वीडियो होने वाली है, जल्दी से शुरू करके ख़त्म करते हैं। पेन पेपर अगर आपके पास है लेकर के बैठ जाओ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट डाउन कर लेना ताकि आप एग्जाम में ना भूलो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये बहुत आसान सा एक छोटा सा टॉपिक है वैसे, ठीक है, तो जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एक ग्रुप ऑफ वर्कर। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयर होता है जो काम देता है, या और ग्रुप ऑफ वर्कर जिसको यूनियन बोलते हैं, उनके बीच की नेगोशिएशन को बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। यूजुअली जब रिप्रेजेंट की जाती है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के द्वारा सोल्व करने के लिए इश्यूज जैसे कि वेजेस, वर्किंग आवर्स, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, जॉब सिक्योरिटी और ग्रीवियंसेस। ये एक पीसफुल मेथड होता है स्ट्राइक को अवॉइड करने का, लॉकआउट को अवॉइड करने का। इनकी वीडियो जल्दी आने वाली है तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ठीक है। और डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने का, ठीक है, कैसे बात करके नेगोशिएट करके, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्कर, बार्गेनिंग का मतलब होता है नेगोशिएशन या डिस्कशन। ये बेसिकली एक ग्रुप नेगोशिएशन होता है बिटवीन वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है, ताकि उनको अच्छे से अच्छे टर्म्स मिल सके, ठीक है। उससे क्या होता है, स्ट्राइक वगैरह नहीं होती है, पहले से पहले नेगोशिएशन करके सारा कुछ ठीक हो जाता है, लॉकआउट वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। तो एक पीसफुल वे है, मतलब, ठीक है, डिस्प्यूट को सेटल करने का, आप बोल सकते हो, अंडर ट्रेड एंड यूनियन एक्ट। अगर मैं इसकी लीगल बेसिस की बात करूँ ट्रेड एंड यूनियन एक्ट 1926 में, तो जो ट्रेड एंड यूनियन एक्ट 1926 है ना, उसने डायरेक्टली तो डिफाइन नहीं किया हुआ है कलेक्टिव बार्गेनिंग को कहीं भी, बट ये एम्पावर करता है ट्रेड यूनियन को एक्ट करने के लिए एज ए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स। कैसे? कुछ सेक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। जो सेक्शन 2H है वो डिफाइन करता है ट्रेड यूनियन को। जो ट्रेड यूनियन का मतलब है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर और एम्प्लॉयर। अब यहाँ से ध्यान से पढ़ना, देखो, एक ग्रुप ऑफ वर्कर भी एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं जिसमें वर्कर है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर भी, एम्प्लॉयर मतलब जो काम दे रहा है, वो मिलके भी ट्रेड यूनियन बना सकता है। जो फॉर्म की जाती है रेगुलेट करने के लिए रिलेशन बिटवीन वर्कमैन और एम्प्लॉयर है, उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये एक लीगल फाउंडेशन देता है यूनियन को एक्ट करने के लिए अपने वर्कर के बिहाफ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए, ठीक है। सेक्शन 15 कहता है ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड ऑफ यूनियन में बी स्पेंड, ठीक है, इसको पढ़ो समझ में आ जाएगा। ये इंक्लूड करता है कंडक्टिंग ट्रेड डिस्प्यूट, कंपनसेशन टू मेंबर इन डिस्प्यूट्स। मतलब कि जो सेक्शन 15 है वो कहता है कि जो जनरल फंड है यूनियन का, वो किन किन ऑब्जेक्ट्स पे स्पेंड किया जाएगा ट्रेड यूनियन के। इसका मतलब है कि जो ट्रेड यूनियन स्पेंड कर सकती है अपना पैसा नेगोशिएशन के लिए, स्ट्राइक्स के लिए और लीगल सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें ना, ये पार्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ठीक है। सेक्शन 18 इम्यूनिटी देता है सिविल सूट से। मतलब कि जो ऑफिस बियरर्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं, ऑफिस बियरर्स कौन होते हैं, मे भी आपको पता हो या ना पता हो। नहीं पता है ना, तो मैंने ऑलरेडी जो पहली वीडियो है ना, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। आप ना वीडियो को सीरीज बाय सीरीज जैसे देखोगे ना, तो सीरीज बाय सीरीज देखने से क्या होएगा, आपको चीज़ें याद आ जाएगा। जो मेंबर और ऑफिस बेयरर होते हैं ना रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के, उनके पास इम्यूनिटी होती है कि उनके खिलाफ कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता जब वो ट्रेड डिस्प्यूट के रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो भी पीसफुली और लीगली होना चाहिए, ठीक है। जो एक ट्रेड यूनियन होती है ना, वो अगर वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है तो उसके मेंबर और लीडर्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं स्यू होने से सिविल कोर्ट में, किसी भी एक्शन लेने के लिए जब वो फाइट कर रहे होते हैं अपने वर्कर के राइट्स के लिए एक ट्रेड डिस्प्यूट में। ये प्रोटेक्ट करता है यूनियन को अगर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए जाते हैं या फिर वो स्ट्राइक के लिए जाते हैं, तो समझ में आया। अगर मैं की फीचर्स की बात करूँ कलेक्टिव बार्गेनिंग की, तो एक ग्रुप एक्शन होता है, एक इंडिविजुअल एक्शन तो होता नहीं है। यहाँ पे एक ग्रुप जाता है, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्कर जाता है नेगोशिएशन करने के लिए, ठीक है, ट्रेड यूनियन के थ्रू, ठीक है। ये एक सिंगल पर्सन नहीं होता है, यहाँ पे बायलेटरल प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक वर्कर होता है और एक एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। दोनों साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और इशू को सोल्व करते हैं। नेगोशिएशन बेस्ड होता है ये तरीका। मतलब कि ये जो डिस्कशन होता है ना, कंप्रोमाइज़ करने के लिए होता है। यहाँ पे कोई थ्रेट वगैरह नहीं दे रहे हो आप, यहाँ पे कोई फोर्सफुली आप अपनी बातें नहीं मनवा रहे हो। दोनों साइड होती है ना, कोशिश करती है एक एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए जो दोनों के लिए काम करे, ठीक है। एक पीसफुल मेथड होता है जो अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि स्ट्राइक और लॉकआउट, कैसे बात करके या फिर नेगोशिएट करके चीज़ों को, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है। एग्रीमेंट के बाद भी यूनियन और एम्प्लॉयर कंटिन्यू कर सकते हैं बात को, अपडेट कर सकते हैं अपनी टर्म, जैसे भी उसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से अपनी टर्म्स वगैरह को अपडेट करते रहते हैं। प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रियल पीस को। जब इशू सोल्व किए जाते हैं ना कलेक्टिव बार्गेनिंग से, तो ये इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करके रखता है वर्क प्लेस पे और रिड्यूस करता है डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ों को, ठीक है। ये इंप्रूव करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की रिलेशनशिप को। ये वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होता है, ये लॉ के द्वारा फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है। ये एक वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होता है।
टाइप्स अगर मैं बात करूँ तो इसके 4 टाइप होते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। यहाँ पे एक पार्टी का फायदा होता है, दूसरी का नुकसान होता है। जैसे कि एक साइड को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, दूसरी साइड को थोड़ा कम मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो एम्प्लॉयर है ना, वो 5,000 रुपये कह रहा है कि मैं 5,000 रुपये बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बट जो यूनियन है ना, वो कह रही है कि नहीं भाई 12,000 रुपये बढ़ाओ, ठीक है। तो नेगोशिएशन करके कलेक्टिव बार्गेनिंग के बेस पे यहाँ पे जो एक सोल्यूशन निकल के आता है कि ठीक है भाई मैं 10,000 रुपये बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे एक साइड पे ज़्यादा मिलता है, जैसे कि यूनियन को ज़्यादा मिला है और वो एम्प्लॉयर को थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग बोलते हैं। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होता है जहाँ पे दोनों पार्टी का बेनिफिट होता है और जो विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व होती है साथ में मिलके और एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं दोनों मिलके, जिसमें दोनों का फायदा हो, ठीक है। खाते टाइम भी फोन देख रहे हो, ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? इस प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग का मतलब होता है वेजेज जहाँ पे इंसेंटिव लिंक्ड होते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर से। मतलब कि अगर आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल पढ़ो, वर्कर एग्री करते हैं अपनी प्रोडक्शन को 20% बढ़ाने के लिए, ठीक है। बदले में एम्प्लॉयर एग्री करता है उनको 10% बोनस देने के लिए। उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। कंसेशनरी बार्गेनिंग मतलब जब वर्कर एग्री करते हैं कुछ बेनिफिट्स देने के लिए, हेल्प करने के लिए कंपनी को ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। एग्जाम्पल आपको सबको पता ही होगा, कोविड-19 में जब कंपनी लॉस से सफ़र कर रही थी तो यूनियन एग्री करती है उस केस में एक्सेप्ट करने के लिए लोअर वेजेज या फिर स्किप करने के लिए एनुअल बोनसेस, ठीक है, 1 साल के लिए जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, टू सेव जॉब्स। इंपॉर्टेंट केस लो बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेज ए रंगप्पा 1978 का केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था इंडस्ट्री को जो ब्रॉडली स्ट्रेंथन करती है स्टेटस ट्रेड यूनियन का फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। टाटा वर्कर यूनियन वर्सेज मैनेजमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, ये रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करने के लिए अपने वर्कर को कलेक्टिव नेगोशिएशंस में। कलेक्टिव बार्गेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? ये स्ट्रेंथन इन यूनिटी मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं उनके पास साथ में अगर काम करते हैं तो मोर पावर मतलब ज़्यादा पावर होती है। ये पीस को प्रमोट करती है, प्रिवेंट करती है स्ट्राइक वगैरह को, डिस्प्यूट्स वगैरह को, ठीक है। ये पावर को बैलेंस करती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की, और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है क्योंकि जब बात वगैरह नेगोशिएशन हो जाती है तो काम वर्कर्स जो होते हैं वो हैप्पी होते हैं, और वो हैप्पी होने के बाद क्या होता है, अच्छा तरीके से काम होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि 500 वर्कर हैं टेक्सटाइल फैक्ट्री में और अनहैप्पी हैं, मतलब कि वहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट हो रही है और काम तो 12 घंटे कर रहे हैं बट उनको वेजेस भी बहुत लो मिल रही है। तो वो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो यूनियन है ना वो मिलती है एम्प्लॉयर से और डिमांड करती है कि भाई 8 घंटे का वर्क डे करो और हायर पे करो। नेगोशिएशन के बाद दोनों साइड एग्री करती है, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। समझ में आया? इजी आ गया होगा। कंक्लूड अगर मैं इसको करूँ, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ना 1926, वो क्लियरली डिफाइन तो नहीं करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग को, बट स्टिल प्रोवाइड करता है बेसिक रूल्स और प्रोटेक्शन ताकि वो सपोर्ट कर सके इस प्रोसेस को। ये एक क्यूरिकल टूल है मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्रियल पीस और इम्प्रूव करने के लिए वर्कर की कंडीशन को और इंश्योर करने के लिए कि फेयर नेगोशिएशन हो। तो ये होता है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक पूरा कंप्लीट। यहाँ पे एक